यस। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से। और आज की जो यूनिट है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। मैराथन में कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स का क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल है आपके मॉड्यूल में प्लस एडिशनल क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा, वो सारे आपको कवर करने हैं। बिकॉज ये एडिशनली एग्जाम में मेन क्वेश्चंस के अलावा आता ही आता है। तो पॉइंट इज, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स एक तो आपके फाइनल अकाउंट्स का बेस है, दूसरा डेप्रिसिएशन का भी ये बेस है। तो दो चैप्टर्स को कवर करने के लिए आपको पहले कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स को कवर करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर जो आपने स्पेंड किया है, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले फ्यूचर में कई सालों तक मिलेगा। यानी कि एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड इन द लेटर ईयर्स। हो सकता है आज उसका बेनिफिट ना मिले, लेकिन आने वाले सालों में उसका बेनिफिट कई साल तक आपको मिलता रहेगा। दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज द मनी स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ परमानेंट और फिक्स्ड एसेट्स फॉर यूज इन द बिजनेस, जैसे कि फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। जो आप परचेज करते हो उसका बेनिफिट आपको आगे तक मिलता रहता है, यानी कि वो आपने बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज करी है फॉर लॉन्ग पीरियड एंड नॉट फॉर इमीडिएट रीसेल और ऑन द परमानेंट इंप्रूवमेंट और एडिशन और टू एक्सटेंशन of an existing asset with a view to increase the earning capacity of the business enterprise। यहां पे चार वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला, एक तो परमानेंट इंप्रूवमेंट, दूसरा एडिशन। फॉर एग्जांपल, परमानेंट इंप्रूवमेंट का मतलब अगर आपने एक मशीन में एक ऐसा इंप्रूवमेंट कराया जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई गुड्स को प्रोड्यूस करने की। या फिर एडिशन, आपकी बिल्डिंग में 4 फ्लोर थे, आपने उसमें एक और एडिशन करा दिया, एक और फ्लोर बना दिया। इस एडिशन को हम एक्सटेंशन भी कहते हैं ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट और विद द व्यू टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मोटिव क्या होता है कि आपके बिजनेस एंटरप्राइज की जो कैपेसिटी है गुड्स प्रोड्यूस करने की या सर्विस प्रोवाइड करने की, वो इंक्रीज हो जाए। दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉल इनटू 4 ग्रुप्स। वो कह रहा है, वैसे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल 1000, कोई लिमिट ही नहीं है खत्म होने की, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहला, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जो दिखाई देती है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स, मोटर व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट्स, टाइपराइटर, कैलकुलेटिंग मशीन, कंप्यूटर, लीगल एक्सपेंसेस पेड इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। वो बोल रहा है ऊपर जो आपने खर्चा किया एसेट्स पे, उसके साथ साथ उसका लीगल एक्सपेंस आपने पे किया, जैसे कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरिंग और इंस्टॉलिंग फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीनरी आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो वो बोल रहा है जो भी एसेट्स पे आपने खर्चा किया उसकी परचेज करने के साथ साथ जो उसके साथ जुड़ा हुआ खर्चा, इंसिडेंटल चार्जेस जिसको हम बोलते हैं, वो उस टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अब क्योंकि टेंजिबल ले लिया तो इनटेंजिबल भी तो होता है। तो दूसरा, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि गुडविल। आपने कोई बिजनेस खरीदा, बिजनेस परचेज किया, उस बिजनेस की वैल्यूएशन 1 करोड़ थी, लेकिन आपने पेमेंट 1 करोड़ 20 लाख करी। वो 20 लाख रुपीस जो एक्सेस मनी आपने दिया है नेट एसेट्स के बदले, वो एक्सेस 20 लाख रुपए उसकी गुडविल का पैसा है, जो आपके लिए इनटेंजिबल एसेट होगी। ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इंटेंजिबल एसेट आप खरीदोगे, उसका बेनिफिट भी कब तक मिलेगा? लॉन्ग टर्म तक। इसीलिए यह आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर में कवर होगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसा लगा दिया, अब उसका बेनिफिट कब मिलेगा? लंबे समय तक। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टू परचेज अ फिक्स्ड एसेट इज एडेड to its cost only for the period up to the time or before the asset is put to use। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका बोरोइंग कॉस्ट वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो कहता है कि अगर आपने एक एसेट खरीदी, मान लो 50 लाख रुपीस की, जिसके लिए आपने 40 लाख का लोन लिया, उस लोन पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो
लेकिन दोस्तों अभी ना वो एसेट आपने यूज करनी स्टार्ट नहीं करी, अभी वो एसेट आपने यूज करनी स्टार्ट नहीं करी, इसको 2 साल बाद यूज करेंगे क्योंकि अभी तैयार हो रही है, इसमें कुछ और करना बाकी है। तो 2 साल तक आप क्योंकि 40 लाख का लोन ले चुके हो, उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो 40 लाख का जो इंटरेस्ट आएगा वो इसकी कॉस्ट 50 लाख में जोड़ दिया जाएगा ताकि आप एसेट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सको। हाँ, क्यों? इंटरेस्ट तो एक्सपेंस होता है, नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं। बोरोइंग कॉस्ट का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वही कहता है अगर एसेट आपने इस्तेमाल करनी चालू नहीं करी, पुट टू यूज, उससे पहले जो भी इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर होगा वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर आप पे नहीं करोगे तो आप एसेट खरीद ही नहीं पाओगे। तो एक्चुअली में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इंटरेस्ट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको उसको यूज करना है एसेट बनाने, एसेट को पुट टू यूज करने के लिए। यानी कि एसेट जब तक यूज करने लायक नहीं हो जाए तब तक वो जो एक्सपेंडिचर आप पे करोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, इंटरेस्ट। आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर होता है जो बिजनेस नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में करता है, या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो खर्चा स्पेंड किया जाता है, जो अमाउंट, दैट स्पेंट अमाउंट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि मनी स्पेंट ऑन मटेरियल्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज in carrying out normal business activities and maintenance of fixed assets to maintain productivity and earning capacity and not to increase of firms। यहां पे आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, एक तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के अंदर वो आइटम स्पेंड हो रहा है। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे कि आप फिक्स्ड एसेट्स को मेंटेन करने के लिए क्या कराते हो? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। मेंटेन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के लिए मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए आपके वो भी नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ही होता है। तो अर्निंग कैपेसिटी को अगर इंक्रीज करना है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन अगर उसको मेंटेन करना है रेगुलर बेस पे तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज अवेलेबल टू द अकाउंटिंग पीरियड इटसेल्फ और 1 ईयर एट द एंड मोस्ट। वो बोल रहा है इसका बेनिफिट कब तक रहेगा? या तो उस अकाउंटिंग पीरियड तक, या फिर मोस्ट प्रोबेबली केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका 1 साल तक उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। एग्जांपल दे रखे। पहला, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स और मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इंटेंडेड फॉर रीसेल। जो आप माल बना रहे हो या फिर जो माल बेचोगे उसको खरीदने के लिए किया गया एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स या फिर मटेरियल्स यूज्ड, वो एक्सपेंडिचर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट, यानी कि जो जगह आपने ले रखी है बिजनेस करने के लिए, उसको जगह पे जो कॉस्ट आएगी, जैसे कि रेंट, रेट्स, हीट, लाइट, रिपेयर्स, ये सारे खर्चे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो आपकी मैनेजमेंट का खर्चा होता है, जैसे कि वेजेस, सैलरीज, टेलीफोन, पोस्टेज, स्टेशनरी। उसके बाद बेचने का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कमीशन, एडवर्टाइजिंग, कैरियज आउटवर्ड्स। इसके अलावा आपका फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट। ठीक है, फाइनेंशियल कॉस्ट में इंटरेस्ट भी आता है, कैश डिस्काउंट, इंटरेस्ट, बोरोइंग्स। सर इंटरेस्ट तो आपने बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। नहीं, वो तब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जब तक एसेट यूज करना चालू नहीं कर दोगे आप, यानी कि टिल द एसेट इज नॉट पुट टू यूज, टिल द डेट द एसेट इज पुट टू यूज, द एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपेंडिचर होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। All the expenses incurred for maintaining the efficiency or upkeep of fixed assets by means of repairs, replacement, renewable and insurance। वो बोल रहा है एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए या फिर फिक्स्ड एसेट्स की देखरेख करने के लिए जो आप एक्सपेंडिचर इनकर करोगे, जैसे कि रिपेयर्स, रिप्लेसमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और इंश्योरेंस, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव्स द बेनिफिट फॉर करंट अकाउंटिंग पीरियड और एट द मोस्ट फॉर 1 ईयर ओनली। तो उसका बेनिफिट आपको 1 साल तक ही मिलता है मैक्सिमम।
इन दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है, ये पढ़ लेना। ठीक है, तो यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कब आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे? नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? मटेरियल, वेजेस, रिपेयर्स। तो यहां पे कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनको आपको रेवेन्यू नहीं मानना होता, आपको उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना होता है। ठीक है, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बिकमिंग और टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला, there are certain types of revenue expenditure which become capital expenditure depending on the nature of the transactions as explained below. पहला, wages। नॉर्मली wages आपको पता है रेवेन्यू आइटम होती है, लेकिन इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। हेलो हेलो हेलो, ज्यादा जूम हो गया? हाँ, इतना ठीक है। लेकिन अगर आप किसी वर्कमैन को वेजेस दोगे नई मशीन इंस्टॉल करने के लिए, तो वो मशीन का इंस्टॉलेशन चार्ज माना जाएगा, और मशीन का इंस्टॉलेशन चार्ज जो होता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। दे आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन मेकिंग एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली, wages paid to workers engaged in the construction of a fixed asset such as building, bridge, etc. are treated as the cost of the relevant fixed asset। अगर एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है वेजेस का, तो वो वेजेस उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। अगला, रिपेयर्स। नॉर्मली जो रिपेयर्स होता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन अगर आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीद ली, सेकेंड हैंड मशीन, द मनी स्पेंट ऑन रिपेयर्स ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीन अमाउंट्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि वो रिपेयर बहुत जरूरी है, उसके बिना वो मशीन चल नहीं पाएगी। यानी कि द एसेट कैन बी पुट टू यूज ओनली बाय इनकरिंग दैट रिपेयर्स, दैट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट नीड्स टू बी इनकर्ड। उसके बिना वो मशीन चल नहीं पाएगी। अब बताओ क्या करें? मत कराओ। तो इसका मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके बिना उसकी कैपेसिटी को ठीक नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं रिपेयर्स, यानी कि अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। हाउएवर, repairs done later on for efficient running of the machine are treated as revenue expenditure। वो कह रहा है बाद में जो खर्चा छोटा मोटा चलता रहेगा उसके ऊपर, वो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना है, लेकिन जो सेकेंड हैंड मशीन पे आपने पहली बार खर्चा किया है जिसके बिना वो मशीन रन नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट मस्ट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट। ये हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, incurred in the moving a new machine or a second hand machine from the place of manufacturer to the business premises are added to the cost of machine or any other fixed asset। आप अगर मैन्युफैक्चरर से मशीन उठा के ला रहे हो अपने बिजनेस में, तो वो उठाने तक की कॉस्ट आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट में काउंट हो जाएगी। रॉ मटेरियल्स एंड स्टोर्स कंज्यूम्ड इन द कंस्ट्रक्शन और मेकिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर ऑल्सो ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। वो कह रहा है जो भी मटेरियल और स्टोर्स आप कंज्यूम करोगे फिक्स्ड एसेट्स की कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि बिल्डिंग बनाने में आपने कोई मटेरियल लगाया, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल लगेगा वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट में, उसकी बिल्डिंग की कॉस्ट में, कंस्ट्रक्शन में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क्स और मशीन और बिल्डिंग मस्ट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल पे जो एक्सपेंडिचर होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी आपका अगर कंस्ट्रक्शन में लग रहा है तो वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ, तो यहां पे होता क्या है कि कुछ रिफाइनरीज ऐसी होती हैं, कुछ बिजनेस या फिर फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ डेवलपमेंट करने पड़ते हैं। डेवलपमेंट का मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि चाय, कॉफी, रबर प्लांटेशन और कोलरीज, माइंस जिनको कहते हैं, खदानें होती है ना सोने की और कोयले की, तो यार वहां पे ना पहले उन्हें कुछ कुछ लगाना पड़ता है, तामझाम। तो वो तामझाम जो होता है उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अब क्योंकि वो हैवी अमाउंट है
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो मान नहीं सकते, इसीलिए उसको ऑल सच एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड मस्ट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, यस। अब आते हैं अगले एक्सपेंडिचर पे, जिसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो आपने आज किया है और इसका बेनिफिट आपको आने वाले कुछ सालों तक मिलेगा। हाँ सर, तो सेम है कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह? नहीं, यहां पे एक्चुअली में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसके बदले आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी दिखाई देती है, यानी कि आप उसकी वैल्यू डिराइव कर सकते हो, क्योंकि वो टेंजिबल एसेट भी होती है और इनटेंजिबल एसेट भी होती है, तो उसकी वैल्यू डिराइव की जा सकती है। यहां पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एक्चुअली में एक एक्सपेंस होता है जो कि बेनिफिशियल आज नहीं होगा, होगा ही नहीं आज। तुम मुझे बताओ, मशीन खरीद के लाओगे, आज उससे प्रोडक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर होगा, आज उसका फायदा नहीं मिलेगा, लिख के ले लो, बिल्कुल नहीं मिलेगा, लॉस होगा उल्टा, क्योंकि उसमें बहुत हैवी अमाउंट लग चुका है और उसका बेनिफिट कस्टमर हमारे पास 2 साल 5 साल बाद आएगा। ठीक, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखते हैं क्या होता है। There are certain expenditures which are primarily revenue in nature, but the benefit from which is not consumed in the year in which the expenditure is incurred. तो वो बोल रहा है कि आपका ऐसा एक्सपेंडिचर जो दिखने में रेवेन्यू इन नेचर है, लेकिन इसका बेनिफिट आज नहीं मिल सकता। ठीक है, इसका बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में, इन द कमिंग ईयर्स, तो इसका बेनिफिट डेफर कर दिया जाएगा। Such expenditure are called deferred revenue expenditures. Such expenditures are carried forward or spread over a number of accounting periods. यानी कि इसको फैला दिया जाता है 5 साल 10 साल में। लो जी, इसको फैला दिया, during which the business is expected to benefit from the same. जितना बेनिफिट उस एक्सपेंडिचर से मिलेगा जितने सालों तक, उसकी कॉस्ट उन ईयर्स में डिवाइड हो जाएगी। आगे types deferred revenue expenditures are of the following types. तो पहला, which are wholly paid in advance and for the benefit is received in future. ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने पहले ही एडवांस में पे कर दिया और इसका बेनिफिट आपको आने वाले कुछ सालों में मिलेगा, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एंड सो ऑन। अगला, expense which provide part of the benefit during the current accounting period itself and the remaining benefit in the subsequent or future accounting periods. जैसे कि अच्छा, वो कह रहा है कुछ एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको आज मिलेगा और बाकी का कल मिलेगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट। तो यहां एग्जांपल लिया हुआ है, 2 lakh rupees on advertisement campaign in 2014 and its benefit is estimated to be available for 5 years. तो बोल रहा है 2 लाख का एडवर्टीजमेंट का कैंपेन आपने 2014 में चला दिया। ठीक है, एडवर्टीजमेंट पे आपने 2 लाख रुपए का कैंपेन चलाया, अब उसका बेनिफिट अवेलेबल फॉर 5 years, 5 साल तक मिलेगा। इन दिस केस ओनली प्रोपोर्शनेट अमाउंट दैट इज 40,000 यानी कि 1/5 of 2 lakh would be charged against the profit of the year 2014 and the balance will be shown as a temporary asset in the balance sheet to be written off in the future accounting periods. वो बोल रहा है आपने 2 लाख का एक्सपेंडिचर किया था जिसका बेनिफिट आपको कितने साल में मिलेगा? 5। तो 2 लाख रुपीस को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 40,000 का बेनिफिट आपको पहले साल मिल जाएगा। बाकी बचे हुए जो 4 years है, रिमेनिंग 4 years, उसमें 40 का बेनिफिट आपको 160 का मिल जाएगा। इसका मतलब जो बैलेंस 1,60,000 बचा, आज इस साल उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो क्योंकि उसका बेनिफिट आगे मिलेगा, दैट इज अ फ्यूचर एसेट, तो उसको आप एज एन एसेट कैरी फॉरवर्ड करोगे अपनी बैलेंस शीट में। बाकी 40,000 का एक्सपेंडिचर अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको शो कर दोगे एज एन एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस। It is termed as fictitious asset, and although it is shown on the asset side of the balance sheet, it is really not an asset at all. बात तो सही है,
वो कह रहा है भले ही एसेट के तौर पे दिखाई जा रही है लेकिन ये एसेट तो है ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने ऊपर पढ़ा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली में उसके बदले कुछ एसेट आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब इसको फिक्टिशियस एसेट कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये कोई एसेट होती नहीं है, ये अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। तीसरी कैटेगरी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड वंस अ वाइल और वेरी रेयरली। वो कह रहा है सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी सुन्न कर देती है जब सामने आता है खौफनाक चेहरा। आपने देखा होगा स्टार न्यूज पे अंकल आते हैं रात को 10 बजे। तो मैं कह रहा हूं ऐसा खर्चा, ऐसा खतरनाक खर्चा, ऐसा रेयर एक्सपेंस जो सालों में 50-100 साल में एक बार किया जाता है, सर ऐसा कौन करेगा? बिग जाइंट्स कंपनीज, जो जाइंट कंपनीज होती हैं वो करती हैं। सच एक्सपेंसेस आर नॉट इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर अ स्पेशल पर्पस। सर इसका एग्जांपल सिंपल, रिलायंस जियो कंपनी ने एक खर्चा किया, कितना? मात्र 2.5 लाख करोड़ है। यस, अगर आप 2014-15 के बाद देखो उस टाइम पे जियो ने कितना पैसा खर्च किया था 4G को इंट्रोड्यूस करने में। 15 की बात की बात है, 15-16 के बाद की बात, करीब करीब 2.5 लाख करोड़। वो 2.5 लाख करोड़ का फायदा उन्हें कब मिला? 5 साल बाद। 20 करोड़ कस्टमर हाथ में आ गए। अब 20 करोड़ कस्टमर से 300 रुपए मंथली ले लो, 20 करोड़ इंटू 300 रुपए, ये होता आपका कितना हो गया? 20 करोड़ इंटू 3, 60 करोड़, 600 करोड़, 6000 करोड़ मंथली रेवेन्यू। 6000 करोड़ का मंथली रेवेन्यू, चलो मंथली नहीं 3 महीने का ले लिया तो 2000 करोड़ रुपए मंथली हो गया, 24,000 करोड़ आपका साल का रेवेन्यू हो गया। ठीक है, और 5 साल में 1,20,000 करोड़ का रेवेन्यू, तो 10 साल में 2,40,000 करोड़ का रेवेन्यू। 2.5 लाख करोड़ इन्होंने खर्चे थे, 2,40,000 करोड़ 10 साल में कमाएंगे। ये तब है जब मैं मिनिमम से मिनिमम एक्सपेंडिचर ले रहा हूं। कुछ लोग तो साल का रिचार्ज करा लेते हैं 1 साल, और कुछ लोग 3 महीने का रिचार्ज कराते हैं, कुछ लोग 1 महीने का कराते हैं जो उनको महंगा पड़ता है। और पोस्ट पेड वाले कस्टमर अलग है। इसका मतलब 5 से 7 साल में उसको रिकवरी में लग जाएंगे लोन की, जो 2.5 लाख करोड़ के लोन जियो कंपनी ने लिए होंगे उस एडवर्टीजमेंट के अमाउंट पे स्पेंड करने के लिए। एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी कहते हैं, कंपनी बनने से पहले का खर्चा। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स लाइक मार्केट रिसर्च एंड सो ऑन। तो ये आपके कुछ एक्सपेंडिचर हैं जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एक ही बार होते हैं दुनिया में। As a rule, such expenses are in the nature of revenue expenditures and must be debited to the P&L immediately, but it is not done and they are spread over number of years. एक ही बार 2.5 लाख करोड़ डाल दोगे P&L में, मजा आ जाएगा, क्या लॉस आएगा? हाँ, इतना लॉस। एक्चुअली में वो एक्सपेंडिचर को एसेट मान के उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आप खुद पढ़ लेना। एग्जाम्पल ये हमें करने, तो एग्जाम्पल 1 पे आते हैं। पहला, क्लासिफाई द फॉलोइंग बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू गिविंग रीजंस फॉर द सेम। तो पहला आइटम देखते हैं क्या दे रखा है, 5,000 स्पेंड टूवर्ड्स एडिशंस टू द न्यू मशीनरी। मैंने आपको बताया था मशीनरी में एडिशन कराओगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसका आंसर कैपिटल एक्सपेंडिचर, since it will result in an increase in the earning capacity of the business. दूसरा, repairs for 1,000 necessitated by negligence. नेग्लिजेंस की वजह से आपका, यानी कि ध्यान ना देने की वजह से खर्चा हो गया मशीन पे। अब उस खर्चे से कैपेसिटी बढ़ रही है क्या? नहीं, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंस इट इज नॉट गोइंग टू इंप्रूव द एसेट एनीवे। तीसरा, 500 स्पेंड फॉर और टू रिमूव अ worn out part and replace it with a new one. वो बोल रहा है एक पार्ट को आपने रिप्लेस किया मशीन के, क्या होगा? कैपेसिटी बढ़ेगी? नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंस द नेचर ऑफ इट इज इन द नेचर ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ये तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया ना, पार्ट खराब हो गया तो बदलवा दिया, हाँ तो कराना पड़ेगा, है ही वो तो।
100 wages paid in connection with the erection of new machinery। दोस्तों इरेक्शन मैं बता दूं, मशीन इंस्टॉल जब कराई जाती है तो उसका इरेक्शन होता है। इरेक्शन बोलते हैं मशीन को खड़ा करना, यानी कि मशीन को लगाना और उसको यूज करने से पहले तक खर्चा करना। तो क्योंकि ये पुट टू यूज तक का खर्चा है, ये उसकी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। ये आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जो फोर्थ आइटम है, फोर्थ आइटम वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, बिकॉज द अमाउंट स्पेंट इज अप टू द पॉइंट एन एसेट इज रेडी फॉर यूज। ये जब तक रेडी नहीं हो रही है एसेट, उस तक का ही एक्सपेंडिचर है। पांचवा आइटम, ओल्ड मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 7500 वन आउट, डिसमेंटल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1000 एंड स्क्रैप रियलाइज्ड फॉर 100। यहां पे आपकी दो तीन चीजें। पहला, एक तो पुरानी मशीन आपने निकाल दी, वर्न आउट, डिसमेंटल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1000। अब उसका डिसमेंटलिंग चार्ज अलग से लगा, ये भी आपका खर्चा। एंड स्क्रैप रियलाइज्ड फॉर 100। जो स्क्रैप आपने बेच दिया, अगर वो मशीन आप ना बेचते, उसका स्क्रैप ना बेचते, तो क्या होता? कुछ नहीं होता। लेकिन वो स्क्रैप बार बार नहीं बिकता, इसलिए जो स्क्रैप की सेल यहां पे दे रखी है वो आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, स्क्रैप की सेल कैपिटल रिसीट होगा, एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल रिसीट, पैसा आ रहा है आपके पास। और जो 7500 और 1000 का डिसमेंटलिंग चार्ज है, डिसमेंटलिंग चार्ज कौन सा आइटम है? पांचवा, डिसमेंटलिंग चार्ज। ये आपके रेवेन्यू चार्जेस माने जाएंगे, यानी कि ओल्ड मशीनरी विद वैल्यू ऑफ 7500 लेस 100 रियलाइज्ड ऑन सेलिंग ऑफ स्क्रैप विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू along with the dismantle charges of 1000। ठीक, आगे, the amount realized from sale of scrap is a capital receipt। तो जो बेच के पैसा आया, बार बार नहीं बिकता, स्क्रैप ऑफ सेल आपका कैपिटल रिसीट होगा। अगला, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, नीचे क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं, कहां तक कर लिया था? 5वें तक। सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज फॉर 10,000, स्पेंड 1,000 फॉर रिपेयर्स इमीडिएटली। वो कह रहा है 10,000 का आपने सेकेंड हैंड कार खरीदी और उस पर 1,000 का खर्चा किया, दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेकेंड हैंड खरीदो चाहे फर्स्ट हैंड, उस पर खर्चा करोगे पहली बार तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। पूरा 11,000 आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो नीचे देखते हैं सिक्स्थ का, ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला आइटम वो कह रहा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 600 है, ईएसआई। भाई साहब, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कहां है? कोई फिक्स्ड एसेट कुछ भी नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर ऑफ 6,000। माल बर्बाद हो गया 6,000 का, ये रेवेन्यू आइटम है। अरे रेवेन्यू है, माल बर्बाद हुआ है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स के। अब आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 2, शो बाय गिविंग रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर कैपिटल और रेवेन्यू। ओके, पहला, आइटम आपको दे रखा है डैमेजेस पेड ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई सर्टेन गुड्स। ओहो, आपने कस्टमर को माल नहीं दिया, उसकी वजह से कस्टमर ने आपके ऊपर केस कर दिया क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ क्या करें? हो, डैमेजेस देने पड़े, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे, कॉस्ट ऑफ पुलिंग डाउन एन ओल्ड बिल्डिंग प्रिपरेटरी टू बिल्डिंग न्यू वन। वो बोल रहा है पुरानी बिल्डिंग गिरानी पड़ी नई बिल्डिंग खड़ी करने के लिए। ये पुरानी बिल्डिंग जो आपने गिराई है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसको गिरा के नई बिल्डिंग बनेगी। तो कॉस्ट ऑफ पुलिंग डाउन एन ओल्ड बिल्डिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग। ये भी नई बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट में जुड़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग एंड लेवलिंग लैंड परचेज्ड फॉर बिजनेस यूज। आपने भाई साहब पूरी लैंड खरीदी है बिजनेस के लिए, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट हैज बीन इनकर्ड फॉर मेकिंग द लैंड रेडी फॉर यूज। उसके बाद प्रीमियम पेड फॉर अ लीज, उससे क्या मतलब है, लीज, लीज पे आपने पट्टे पे जमीन ले रखी है, तो लीज पे जमीन हो चाहे वो आपका फ्री होल्ड हो, फ्री होल्ड का मतलब अपनी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका प्रीमियम आपने दिया है, तो लीज एक फिक्स्ड एसेट होती है, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कैनाल इरिगेशन चार्जेस पेड टू द गवर्नमेंट, इरिगेशन चार्ज, इरिगेशन तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, हमें क्या मतलब उससे, सरकार को दिया, किसको दिया, आपने इरिगेशन चार्ज दिए हैं, इरिगेशन का मतलब होता है अच्छा कैनाल में इरिगेशन हो रहा है। A tractor standing in the books of 15,000 was sold for 30,000, यहां पे आपने एक ट्रैक्टर बेच दिया, ट्रैक्टर तो एक फिक्स्ड एसेट होता है, और ट्रैक्टर आपने बेचा है 15,000 वाला 30,000 में, तो ये आपका कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट, आपको बेच के जो पैसा आ रहा है दैट विल बी अ कैपिटल रिसीट। ओके, 5 लाख रिसीट फ्रॉम एन इश्यू ऑफ फर्दर शेयर्स, आपने शेयर्स इशू किए, तो ये आपके कैपिटल रिसीट है, जो पैसा आया। द एक्सपेंसेस ऑफ इशू बीइंग 5,000, ऊपर हमने पढ़ा था अगर शेयर इशू करते टाइम कोई एक्सपेंडिचर होता है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि इसके बदले कोई एसेट नहीं आ रही आपके पास, बस ये खर्चा हो रहा है, तो ये एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये थे आपके एग्जांपल अगले क्वेश्चन के। अब आते हैं आगे, इलिस्ट्रेशन 3, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रेजिंग अ डिबेंचर लोन, आपने डिबेंचर से लोन लेने के लिए एक लीगल एक्सपेंस इनकर किया। दोस्तों डिबेंचर का लोन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद दूसरा आइटम, दूसरा आपको दे रखा है लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इट्स ट्रेडमार्क, ओहो आपने खर्चा कर दिया, बताओ, इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं उल्लंघन करने को। पॉइंट इज ट्रेडमार्क आपने किसी कंपनी का इस्तेमाल कर लिया, मान लो एडिडास का, अरे एडिडास करना ही तो थोड़ा घुमा देते एडिडास के साइन को, तो आपने एडिडास का साइन यूज करके उल्लंघन कर दिया उसका, उसके लिए लीगल एक्सपेंस पे करना पड़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर परचेजिंग अ लैंडेड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो भाई साहब, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन डिफेंडिंग अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स, तो आपने माल बेचने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तोड़ दिया, उसके बाद आप केस को बचाने के लिए डिफेंड करने के लिए लीगल एक्सपेंस पे कर रहे हो, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन इनकम टैक्स अपील, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब आते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स पे, यानी कि जो पैसा आपको रिसीव होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं आपको बता चुका हूं, अब देखते हैं रिसीट्स क्या होती है। Capital receipts. Capital receipts are contributions into the business by proprietor, partners or shareholders in case of a joint stock company. वो बोल रहा है जो भी पैसा बिजनेस में प्रोप्राइटर ने लगाया, पार्टनर ने लगाया, और कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स ने लगाया, towards the capital of the firm and also any sums received from debenture holders, any loans and proceeds of sale of a fixed asset of a business enterprise not being in the nature of normal sale। वो बोल रहा है या तो कैपिटल का पैसा आपने बिजनेस में लगाया, या फिर आपने लोन लिया, या फिर आपने फिक्स्ड एसेट सेल करके जो आपको पैसा मिला, दैट अमाउंट ऑफ मनी विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का मतलब और इनकम्स are the monies received from firm's activity in the normal course of business such as sales revenue। रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या आता है, सेल, कमीशन, फीस और जो भी सर्विस आपने रेंडर करी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड एटसेट्रा, ये आपके कैपिटल रिसीट में आते हैं। ठीक है, नीचे गाइडलाइन दे रखी है, पढ़ लेना, नीचे आ जाओ। कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, ये भी आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन खोल लेते हैं।
मॉड्यूल में देखते हैं आपको क्या दे रखा है। तो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उसमें आपकी इलिस्ट्रेशन 8 पहली इलिस्ट्रेशन में आपको क्या दिया है, कैरिएज ऑफ 7500 स्पेंट ऑन मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉल। आपने मशीनरी जो आपने परचेज करी थी, इंस्टॉल करी थी, उसका आपने कैरिएज दिया। बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने मशीन इंस्टॉल कराई है अभी, उस पे जो कैरिएज दोगे दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जूम कर दो थोड़ा, हाँ ठीक है। हैवी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ 20,000 स्पेंट ऑन द लॉन्चिंग ऑफ अ कंपनीज न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट लॉन्च करने पे आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, तो ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। 200 पेड फॉर सर्विसिंग द कंपनी व्हीकल इंक्लूडिंग 50 पेड फॉर चेंजिंग द ऑयल। नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, ऑयल चेंज कराया, सर्विस कराई, रेवेन्यू है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट कॉस्टिंग 195 एट द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। बेसमेंट आपने बनवाया है तो भाई साहब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक, इलिस्ट्रेशन 9 पे आ जाओ। 9th में आपको दे रखा है पहला पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स इन द फैक्ट्री एरिया। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर्स, मशीन ऑपरेटर की वेजेस, मशीन चलाने वाले को वेजेस दे रहे हो, हमें क्या मतलब, मशीन बनवाने के लिए थोड़ी दी है, तो ये रेवेन्यू आइटम है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्शन मशीन, ये तो ऑब्वियसली कैपिटल है। मटेरियल्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ टू फोरमैन्स ऑफिसेस इन द फैक्ट्री। अच्छा, फोरमैन के ऑफिस को बड़ा एक्सटेंड करने के लिए आपने मटेरियल लगाया, मटेरियल से मतलब नहीं है, आपने फोरमैन का ऑफिस बनवाया है फैक्ट्री में, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री, रेवेन्यू। पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट अ न्यू स्टोर्स कंट्रोल सिस्टम। पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट न्यू स्टोर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम। न्यू स्टोर्स कंट्रोल सिस्टम के लिए आपने पेमेंट करी, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कुछ एक्सटेंड नहीं हुआ। वेजेस पेड टू ओन एम्प्लॉइज फॉर बिल्डिंग द फोरमैन्स ऑफिसेस। अच्छा, अपने ही एम्प्लॉइज को बिल्डिंग बनाने के लिए आपने, फोरमैन का ऑफिस बनाने के लिए आपने वेजेस पे करी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि आप ऑफिस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। ऑल राइट, आखिरी 10th में आपको दिया है एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री व 10,000। बिना लाइसेंस के आप फैक्ट्री चालू नहीं कर सकते थे, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। 1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू योर न्यू साइट। स्टॉक हटाने के लिए नई साइट पे आपने वो माल हटवाया वहां से, तो माल हटाने की कॉस्ट थोड़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वर चेंज टू द कॉस्ट ऑफ 5,000 टू गेट फुल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बड़ी नहीं है, मेंटेन हुई है, तो बस पिस्टन चेंज कराओ चाहे कुछ चेंज कराओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। 2,000 spent as lawyers fees to defend suit claiming that the firm's factory site belonged to the plaintiff. The suit was not successful. वो बोल रहा है हमने केस लड़ा था, लॉयर की फीस दी डिफेंड करने के लिए, तो भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे 10,000 were spent on advertising the introduction of a new product in the market, the benefit of which will be effective during the 4 years. एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो 4 साल तक बेनिफिट देगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख। फैक्ट्री शेड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। A sum of 5,000 had been incurred for the construction of the temporary huts for storing the building materials. आपने हट झोपड़ी बनाई, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आगे अगला क्वेश्चन, रीडेकोरेशन एक्सपेंसेस, आपने फिर से डेकोरेशन कराई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू कॉफी मेकिंग मशीन बना रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग ऑफ एन एक्सटेंशन क्लब ड्रेसिंग रूम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ स्नैक्स एंड फूड स्टॉफ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ VCR टीवी फॉर यूज इन द क्लब लॉन्च फॉर 15,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बस ये था आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स।
तो शुरू करते हैं आपकी अगली यूनिट, दैट इज अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन सिंपली मींस फॉल इन द वैल्यू या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेरियस रीजंस। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वियर एंड टियर, ऑब्सोलीसेंस और आपका पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, gradual decrease in the value of an asset due to normal wear and tear, obsolescence, etc. In short, depreciation means the gradual diminution, loss or shrinkage in the utility value of an asset due to wear and tear in use, effects of time or introduction of new technology in the market. वो बोल रहा है बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे रीजन से आपकी एसेट्स की वैल्यू में जो रिडक्शन आता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। Depreciation accounting is a system of accounting which aims to distribute the cost or other basic value of tangible assets less salvage over the estimated useful life of the unit, which may be a group of assets, in a systematic and rational manner. वो बोल रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वो सिस्टम है जहां पे आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एक अमाउंट रिड्यूस करके उसकी रिमेनिंग साल्वेज वैल्यू निकाल लेते हो, यानी कि जितने में वो एंड में उसकी लाइफ के बाद बिकेगी। अब इसमें जो पहली टर्म है दैट इज अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है, अमोर्टाइजेशन आपका इनटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स आर रिटन ऑफ ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स कवरिंग देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। वो बोल रहा है जो भी आपने इनटेंजिबल एसेट्स परचेज करी है, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी, उसकी एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है। उस लाइफ स्पैन में जब आप उसकी वैल्यू रिड्यूस करते जाओगे, दैट रिडक्शन विल बी कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। डिप्लीशन, डिप्लीशन बेसिकली जो आपकी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिप्लीट होती है, जैसे कि माइंस, ऑयल वेल्स, क्वेरीज, सैंड पिट्स और जो भी आपकी सिमिलर एसेट है वेस्टिंग कैरेक्टर की। वेस्टिंग कैरेक्टर मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो, उसमें डिप्लीशन होता है। ऑब्सोलीसेंस, इसको बोलते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी, दैट इज लॉस ऑफ यूजफुलनेस अराइजिंग फ्रॉम सच फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड्स, चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट आउटपुट ऑफ द एसेट और सर्विस और लीगल और मेडिकल अदर रिस्ट्रिक्शंस। मतलब बहुत सारे जो मार्केट में चेंजेस आते हैं, रिस्ट्रिक्शन होते हैं, प्रोहिबिशन होते हैं, उनकी वजह से जो वैल्यू में चेंज आ जाता है आपकी एसेट की, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीसेंस। उसके बाद डिलैपिडेशन। डिलैपिडेशन क्या होता है? ज्यादा लंबे समय तक आपने एसेट यूज कर ली, 20 साल, 25 साल, 50 साल, उसकी वजह से उसकी वैल्यू खत्म हो गई, जीरो हो गई, दैट इज कॉल्ड डिलैपिडेशन। नेचर, नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब it is a term applicable in case of plant, building equipment, machinery, furniture, fixture, vehicle, tools. इन सारे एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। These long term fixed assets have a limited useful life, that is they will provide service to the entity over a limited number of future accounting periods. यानी कि अगर आपने देखा हो ध्यान से तो कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का पीरियड लिमिटेड होता है, वो ज्यादा लंबे समय तक आपके लिए चल नहीं पाती। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, पहला इंटरनल कॉजेज, यानी कि बिजनेस के अंदर इंटरनल चेंजेस की वजह से और इंटरनल रीजंस की वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जैसे कि वियर एंड टियर। आप उसको यूज करते जाओगे तो उसकी यूटिलिटी लूज होगी, यानी कि उसके जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। डिप्लीशन और एग्जॉस्शन, यानी कि रिसोर्सेज का खत्म होना, जैसे कि माइंस, वो आप रेगुलरली उसमें से एक्सट्रैक्ट करते रहो, माल वो खत्म होता जाएगा। एक्सटर्नल या फिर इकोनॉमिक कॉजेस, बाहर वाले कॉजेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि इनोवेशन, ठीक है, बेटर सब्सटीट्यूट, आपका मार्केट डिमांड में चेंज आना और लीगल रिस्ट्रिक्शन लगने की वजह से उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाना। इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी का मतलब अगर आपको प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज करना है तो आपको पॉसिबली नई मशीनरी लगानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं इनएडिक्वेसी। तो नई मशीन लगाने की वजह से पुरानी मशीन की वैल्यू खत्म। आगे टाइम एलिमेंट होता ही हो, तो टाइम के साथ आपका डेप्रिसिएशन लगता है। एबनॉर्मल अकरेंसेस, कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना, एक्सीडेंट, फायर, नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है। आगे
कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि कंपलसरीली आपको पीएनएल में डेबिट करना है। उसके बाद इट इंडिकेट्स डिमिनिशन ऑफ सर्विस पोटेंशियल, इट इज एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एसेट। इस पॉइंट को मत भी पढ़ो तब भी चलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द अपॉन द डिफरेंट रिजम्पशंस लाइक इफेक्टिव लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट। आप देखोगे स्ट्रेट लाइन मेथड में उसमें 3-4 फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसीडर करने होते हैं कैलकुलेशन के लिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड नॉट ऑफ वैल्यूएशन। वो बोल रहा है इसमें वैल्यू निकालने के लिए ये काम नहीं आता, ये एलोकेशन करने के काम आता है। एक्सपेंस को एलोकेट किया जाता है ना, बटा जाता है ओवरहेड्स को, तो ये भी एक ओवरहेड है। इट राइजेस मेनली फ्रॉम एन इंटरनल कॉज लाइक वियर एंड टियर। ज्यादातर तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बट इंटरनल कॉजेस की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। बट इट इज ट्रीटेड एज एनी एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लाइक रेंट, सैलरी। तो हम ये आपको नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ही चार्ज करना होता है। डेप्रिसिएशन ऑफ पर्टिकुलर एसेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट। भाई जितना एसेट चलेगी उतना ही डेप्रिसिएशन लग पाएगा। इट इज चार्ज ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इट इज नॉट चार्ज ऑन एनी करंट एसेट। ये आप मटेरियल के ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, करंट एसेट होता है वो। For allocating the cost of intangible asset like goodwill, certain amount of the total cost may be charged against the periodic revenues. This is known as amortization. तो अगर आपको intangible asset के ऊपर लगाना है तो उसको क्या बोलेंगे? amortization. Objective, क्यों लगाया जा रहा है depreciation? ताकि आप correct cost of production निकाल पाओ, क्योंकि मशीन जो आपने खरीदी है कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन करने में हो रहा है, तो वो यूटिलाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एलोकेट करना है, तो डेप्रिसिएशन की कॉस्ट उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, वो मशीन भी तो एक एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो टाइम टू टाइम यूज होगा। उसके अलावा करेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ फिक्स्ड एसेट एट रीजनेबल वैल्यू। भाई फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो उसको रीजनेबल वैल्यू पे दिखाने के लिए आपको उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो बोल रहा है जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो उसका पैसा अलग करोगे, क्योंकि 10 साल 5 साल बाद आपको नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। इस वजह से रिप्लेसमेंट कॉस्ट के लिए आपको प्रोविजन मेंटेन करना होता है, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल। आगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इसमें पहला कैपिटल और सोर्स ऑफ फंड्स मेथड। इसमें पहला मेथड है सिंकिंग फंड मेथड। कैपिटल और सोर्स का मतलब क्या होता है कि आपको पहले से प्रोविजन बना के रखना है कि 5 साल बाद आपकी नई मशीन आने वाली है, तो उसमें पहला मेथड है सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड बेसिकली वो मेथड होता है जहां पे आप एक सर्टेन अमाउंट, वो अमाउंट आपको दिया होगा, सर्टेन अमाउंट आप अपने प्रॉफिट में से अलग करते हो और उसको बाहर इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है। फिर 5 साल बाद वो अमाउंट इन्वेस्टमेंट सेल कर दी जाती है और 5 साल बाद उस इन्वेस्टमेंट के पैसे से नई एसेट खरीद ली जाती है। इंश्योरेंस एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड क्या होता है? इसमें भी आप एक एनुअली एक अमाउंट अलग करते हो, एज पर एन्युटी टेबल वो कैलकुलेट होता है। अमाउंट अलग करके उसको आप इन्वेस्ट कर देते हो और एंड में आपके पास जो पैसा आ जाता है उससे आप एसेट खरीद ले। इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें इंश्योरेंस कंपनी से आप एक पॉलिसी लेते हो जिसमें हर साल आप प्रीमियम देते हो कई लाखों रुपए का, तो 5 से 10 साल बाद पॉलिसी का जो क्लेम आपको मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, उस क्लेम के अमाउंट से आप एसेट को खरीद सकते हो। टाइम बेस्ड मेथड, टाइम बेस में पहला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। दूसरा आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसको WDV भी कहते हैं, सम ऑफ ईयर्स डिजिट, और आप उसके बाद डबल डिक्लाइनिंग मेथड। यूज के बेस पे आपका पहला वर्किंग आवर्स मेथड है, उसके बाद माइलेज, फिर डिप्लीशन, यूनिट मेथड। प्राइस के बेस पे रिवैल्यूएशन, दूसरा रिपेयर्स प्रोविजन। सर सिलेबस में कौन से हैं? बस 2 ही हैं, SLM WDV, सम ऑफ ईयर्स डिजिट कभी कभार आ जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा तीनों क्या होते हैं। तो अब आते हैं आपके प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट यानी कि AS10 पे। AS6 अब रिप्लेस हो चुका है AS10 से, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE। तो एक बार PPE क्या कहता है देखते हैं। PPE कहता है आपका AS10, PPE are generally known as tangible fixed assets in contrast to the intangible property. Intangible AS26 में given है और आपके tangible AS10 में given है। Tangible assets are held for use in the production or supply of goods and services for rental to others or for administrative purposes. वो बोल रहा है फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई एसेट जो माल बनाने के काम आ रही है, सर्विस देने के काम आ रही है, या फिर दूसरों को रेंट पे देने के काम आ रही है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के काम आ रही है, कंप्यूटर वगैरह।
एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, सिंपल सी बात है, एक साल से ज्यादा यूज करना पड़ेगा तभी तो फिक्स्ड एसेट होगी। नॉट हेल्ड फॉर रीसेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बेचने के लिए नहीं होती वो। आगे एग्जाम्पल दे रखा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिटिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स। Once an item of property plant equipment quantifies for the recognition as an asset, it is initially measured at cost। एक बार वो आपने एज एन एसेट मेजर कर लिया तो उसको कॉस्ट पे मेजर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पीपी की कॉस्ट में क्या क्या आता है? पीपी की कॉस्ट में ये आइटम्स आते हैं, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, लेस ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स। कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन, एसेट को फैक्ट्री तक पहुंचाना या फिर ऑफिस तक पहुंचाने वाली जो कॉस्ट होती है। एंड कंडीशंस नेसेसरी फॉर इट टू बी यूज्ड इन अ मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। इनिशियल एस्टिमेट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग, रिमूविंग साइट, रेस्टोरेशन एट प्रेजेंट वैल्यू। वो बोल रहा है अगर कोई पुराना प्लांट है, पुरानी फैक्ट्री है, उसको डिसमेंटल करना, उसकी एसेट्स को हटाना, उड़ाना, ठीक है, बम फोड़ना, डेटोनेट करना, वो सारा आपका इसमें काउंट होगा। इसके अलावा इसमें आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, AS10 आप काट सकते हो, ठीक है, एग्जाम के पर्पस के लिए मैं इसको कटवा रहा हूं। सब उड़ा दो, यहां से सब उड़ा दो, मैं बोल रहा हूं सब उड़ा दो। ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना। ओहो, इतना जूम नहीं करना था। ये रहा, AS10 में आपके 3 मेथड है, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग और आपका सम ऑफ द यूनिट्स, ठीक है। यहां से आपको पढ़ना है। तो पहले देखते हैं आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है। अब उसके लिए मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो नोट्स में देखते हैं, नीचे आ जाओ। सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। डेप्रिसिएशन को जब आप रिकॉर्ड करते हो तो रिकॉर्ड करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है विद प्रोविजन, एक होता है विदाउट प्रोविजन। तो देयर आर 2 अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, नेमली पहला, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन डायरेक्टली टू द एसेट अकाउंट एवरी ईयर। हर साल एसेट अकाउंट जो आप बनाओगे, मशीनरी अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में दिखा दो डेप्रिसिएशन, एसेट की वैल्यू डिक्रीज्ड, टू क्रेडिट द एसेट अकाउंट। या फिर क्रिएट अ सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एक्यूमुलेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट एवरी ईयर आफ्टर ईयर इन दैट अकाउंट विदाउट डिस्टर्बिंग द कंसर्न्ड एसेट अकाउंट टू क्रेडिट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक अलग अकाउंट खोलना है जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। उस अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है क्रेडिट साइड में एज अ लायबिलिटी। डेप्रिसिएशन डायरेक्टली चार्ज टू एसेट अकाउंट। अब सबसे पहला मेथड है विदाउट प्रोविजन। तो अगर आप डायरेक्टली एसेट अकाउंट में प्रोविजन लगाते हो तो क्या होगा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्यों, एसेट ये एक्सपेंस है आपका और आपकी एसेट डिक्रीज हो रही है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट एसेट अकाउंट। अगला, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है तो बाद में ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, ट्रांसफर मार दिया पीएनएल में। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड पे आते हैं। इस केस में क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो अलग अकाउंट में इकट्ठा होगा, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो एंट्री में आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस आपने पैदा कर दिया, और एक अलग अकाउंट में क्रेडिट होगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी कि जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे तो एसेट में बाय डेप्रिसिएशन लिखने के बजाय आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करोगे। इसको क्लोज करेंगे, ऊपर डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ था, अगेन पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस मेथड में जो एसेट अकाउंट है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाया जाता है बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड द एसेट अपीयर्स
इन द लेजर एंड द बैलेंस शीट एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट अंटिल सोल्ड और डिस्कार्डेड। जब तक आप उसको बेच नहीं दोगे, इकट्ठा किया गया डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं डाला जाता। ठीक है। The amount on the credit side of the provision for depreciation account shows the total amount of depreciation accumulated to date। तो जब आप इसमें depreciation हर साल इकट्ठा करते रहोगे by depreciation by depreciation by depreciation, तो वो आपका इकट्ठा होता रहेगा, उसको बोलेंगे accumulated depreciation। However, when the asset is sold or discarded or exchanged for a new asset, the total depreciation for that asset in the provision for depreciation account is transferred to that asset account with the help of following journal entry। जब जिस डेट को एसेट बिक जाएगी, तो जो डेप्रिसिएशन आप इकट्ठा कर रहे थे, अब वो डेप्रिसिएशन यहां से निकाल के एसेट अकाउंट में डाल दिया जाएगा। कैसे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका डेबिट और एसेट हो जाएगी क्रेडिट। एंट्री आएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रेलेवेंट एसेट अकाउंट। धीरे थोड़ा इसलिए बोल रहा हूं, मेरा गला बैठ गया है, लेकिन रिकॉर्डिंग तो करनी है, क्या करें। Thus the balance in the provision for depreciation account always indicates the total depreciation on the unsold asset। वो बोल रहा है जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिखाया जाएगा, उसमें जो अनसोल्ड एसेट्स हैं, अभी एसेट जो बिकी नहीं है, उसका डेप्रिसिएशन उसमें पड़ा रहता है क्रेडिट साइड में। In the balance sheet, asset account is shown at its original cost less accumulated depreciation in the provision for depreciation account। तो आपको बैलेंस शीट में एसेट कितने भी दिखानी है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है और माइनस इकट्ठा किया गया डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस प्रोविजन। ठीक है, आगे। However, some accountants show the asset, वो बोल रहा है कुछ अकाउंटेंट्स ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लायबिलिटी में दिखाते हैं बैलेंस शीट, तब भी मैच हो जाएगी। बात तो एक ही है। Difference, it is relevant to highlight the points of difference in the two accounting procedures as given below। difference दे रखा है, पढ़ लेना अपने आप। methods of providing depreciation, मेथड पे आते हैं। वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के मेथड थे, यहाँ पे मेथड की बात हो रही है चार्ज करने के। ठीक। टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन for an asset is equal to the cost of asset less scrap value or disposal value at the end of its useful life। बात को समझो जरा। अगर मैंने एक एसेट 1 लाख की ली है और बाद में 5,000 की बिक सकती है, तो मुझे बताना 5 साल बाद तक कितना डेप्रिसिएशन आप लगा दोगे? 95,000। ठीक। estimated depreciation would be 95,000। Though there is unanimity amongst the accountants regarding the total quantum or measure of depreciation to be written off over the useful life of an asset, yet there is difference of opinions so far the apportionment of this total amount between different years is concerned। वो बोल रहा है भले ही इसको कैसे स्प्रेड करना है आपको इन सालों में, उस पे तो झगड़ा है ही, साथ साथ वो झगड़ा निकालने का भी है कि इसको निकाले कैसे। As a result, the annual charge for depreciation against the statement of P&L for the same asset is not uniform for various business enterprises। इसीलिए जो हर साल अमाउंट अप्रोप्रिएट हो रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंट में, वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होता है। उसके रीजन पहला, इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट एक्यूरेटली द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। बता ही नहीं सकते आप। स्कूटर खरीद लो, कितना चलेगा, मुझे क्या पता कितना चलेगा। तुम उसे मेंटेन करके रखो, 50 साल चलाओ, क्या जा रहा है? अगर पार्ट्स मिल रहे हैं तो 20 साल तो चली जाएगा, चलता ही है। तो पॉइंट इज हमें नहीं पता कितना चलेगा। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द एक्यूरेटली द एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ एसेट ईच ईयर ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। और ये भी नहीं बता सकते हर साल कितना घिसेंगे एसेट को। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द स्क्रैप और डिस्पोजल वैल्यू, ये भी नहीं पता एंड में कितने का बिकेगा। द एक्सपेंस ऑन द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये भी नहीं पता। ठीक, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी या फिर मेंटेन करना खाली, ये भी नहीं पता ना। देयर आर वेरियस मेथड्स, तो इसलिए बहुत सारे मेथड बनाए गए हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम, डिमिनिशिंग बैलेंस जिसको डब्ल्यूडीबी कहते हैं, एन्यूटी, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, सिंकिंग फंड बोलते हैं इसको, इंश्योरेंस पॉलिसी, मशीन आवर, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, रिवैल्यूएशन, सम ऑफ ईयर्स जूम कैसे हो जाता है यार ये। सम ऑफ ईयर्स डिजिट और आपका ग्रुप डेप्रिसिएशन मेथड। ठीक, तो AS10 के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, द डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न in which the future benefits of the asset are expected to be consumed by the enterprise। आपको वो मेथड चूज करना है जिस पैटर्न पे आप उसके बेनिफिट्स को रियलाइज करोगे। तो सिलेबस में पहला
स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, बस इतना ही करना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे while solving the problems on depreciation it is necessary to focus on the following significant points। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट, depreciation is to be calculated from the date the asset is ready or available for use। जिस डेट पे एसेट पुट टू यूज होगी या रेडी हो जाएगी वहां से डेप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा। ठीक, आगे अगला पॉइंट वो कह रहा है when the date of disposal or discardment of asset is given, the date for calculation of asset is not the date of sale but the date on which the asset was discarded, that is put out of use। बात तो सही कह रहा है, ये बोल रहा है जब आपने एसेट को यूज करना स्टार्ट किया था, पुट टू यूज, ठीक, अब आपने उसको निकाल दिया, बेच दिया बाद में, लेकिन उससे पहले उसको डिस्कार्ड कर दिया था। डिस्कार्ड करने का मतलब आपने उसको नॉर्मल मशीनरी का जो सेट था वहां से हटा दिया, यानी कि आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, तो जब पुट आउट ऑफ यूज होगा उस डेट से लेके उस डेट तक ही आप डेप्रिसिएशन काउंट करोगे, ना कि सेल की डेट तक। ठीक सर, सेल पहले हो गई तो ऐसे नहीं हो सकता। आगे, when the asset is purchased on hire purchase system, अगर आप हायर परचेज पे खरीद रहे हो तो ये कैश प्राइस प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग ईच इंस्टॉलमेंट विल बी, हाँ वो बोल रहा है इंटरेस्ट को, क्योंकि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर होता है, तो जो डेप्रिसिएशन आप निकालोगे वो खाली कैश प्राइस पे निकलेगा। ठीक है, इसलिए कैश प्राइस आपको निकालना जरूरी है। हायर परचेज चैप्टर पढ़ लेना, वहां से समझ में आएगा। व्हेन द एंटरप्राइज, अब आप जब सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हो तो उस पर सारे एक्सपेंडिचर जो उसको यूजेबल बनाने के लिए, यूज करने के लिए किए गए हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में or WDV method is to be adopted and scrap value is also given, ignore the scrap or residual value। WDV method में scrap value काम ही नहीं आती, डायरेक्ट परसेंटेज दी होती है। when the expenses relating to the sale of such asset is dismantling charges are given in the examination problem, the same must be deducted from the sale price to calculate the real or effective sale price। the alternative generalities are, वो बोल रहा है अगर आपको डिसमेंटलिंग चार्जेस दिए हैं एसेट को निकालने की कॉस्ट, तो वो सेल प्राइस में से माइनस हो जाएगी, नेट सेल प्राइस पे एंट्री पास होगी। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, विद सेल प्राइस माइनस डिसमेंटलिंग चार्जेस, तो सेल प्राइस में से डिसमेंटलिंग चार्ज माइनस करो, उस पर एंट्री पास करो बेचने की। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव, सेल प्राइस की एंट्री अलग कर दो और डिसमेंटलिंग चार्ज की एंट्री अलग कर दो, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक विद डिसमेंटलिंग चार्जेस। अब सेल प्राइस मॉडिफाई या फिर डाइल्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये सारे आपको इलिस्ट्रेशन में फॉलो करने हैं। तो पहला मेथड है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है? इस केस में मेथड assumes that each accounting period receives the same benefit from using the asset, है ना। वेग मेथड सिंपल है, सेम बेनिफिट कैसे मिल जाएगा एक एसेट से, लेकिन ये मेथड अज्यूम करता है कि आपको एसेट से सेम बेनिफिट मिल रहा है as every other period। It is called straight line method because it allocates an equal amount of depreciation on each of the accounting periods of the service of the life of the asset। Same depreciation आपको चार्ज करना हर साल। The depreciation charge for each accounting period is therefore not affected by the extent of use of the asset। वो बोल रहा है एसेट को घिसो, मार दो, काट दो, बिल्कुल जला दो, उससे कोई मतलब नहीं है एसेट की प्रोडक्टिविटी से। इट्स एज और एफिशिएंसी। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, पहला फॉर्मूला निकालते हैं डेप्रिसिएशन का, ओरिजिनल कॉस्ट जितनी की खरीदी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। 1 करोड़ की एसेट थी, ठीक, माइनस आपने उसको 10 लाख का बेचना है 5 साल बाद, 90 लाख बची, उसकी लाइफ है मान लो 4.5 साल, तो कितना आएगा? जो भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ अ मशीन इज परचेज फॉर 1 लाख रुपीज, ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है, ऑन 1 जनवरी एंड द इंस्टॉलेशन चार्जेस आर 30,000, मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 1,30,000 विद एस्टिमेटेड स्क्रैप ऑफ 10,000, तो 130 माइनस 10 120, एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल है, 120 डिवाइड बाय 5, 24,000 का डेप्रिसिएशन आएगा हर साल, 24,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा हर साल। हाउएवर इफ द एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर
द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ यूज। वो बोल रहा है अगर आपने बीच में खरीदी है साल के, तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो प्रोपोर्शनेटली लगेगा 2 3 4 महीने जब भी आपने बाद में खरीदी होगी। रेट निकालने के लिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। ओरिजिनल कॉस्ट 1,30,000 थी, 24,000 का डेप्रिसिएशन है, 18.46% का डेप्रिसिएशन आ रहा है। एडवांटेज पढ़ लेना, डिसएडवांटेज पढ़ लेना, सुटेबिलिटी पढ़ लेना। सुटेबिलिटी क्या है बता देता हूँ। जहाँ पे यूजफुल लाइफ आसानी से निकल सके, रिपेयर्स मेंटेनेंस यूनिफॉर्म है हर साल में, और यूज ऑफ एसेट भी कंसिस्टेंट है, एक जैसा है हर साल। ठीक है, जैसे कि फर्नीचर, लीज, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ पे यूज होता है। एग्जाम्पल दिया है, सोलोमन ने मशीन परचेज करी 1 लाख की 1 जनवरी 16 को। एस्टिमेट यूजफुल लाइफ 5 साल है, स्क्रैप वैल्यू 10,000। अब आपको वो निकालना है डेप्रिसिएशन। 1 लाख माइनस 10 डिवाइड बाय 5, 18,000 भारी साल का डेप्रिसिएशन है। कॉस्ट 1 लाख थी, तो डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट इंटू 100, 18% का आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक, आगे पहले साल एंट्री पास होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। साल के एंड में 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन लग जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और ये डेप्रिसिएशन पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये आखिरी की 2 एंट्री हर साल रिपीट होंगी। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। तो इस क्वेश्चन को कर लेना। अब आपका एसेट अकाउंट बना के दे रखा है। ठीक, तो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में आएगा सबसे पहले टू बैंक अकाउंट 1 लाख। क्रेडिट साइड में चार्ज होगा डेप्रिसिएशन 3 महीने का, क्योंकि आपने 1 जनवरी को खरीदी थी और 31 मार्च को साल खत्म हो रहा था, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन 4500। बैलेंस सीडी 95,500। डेबिट साइड में आएगा 1 अप्रैल 16 को, बैलेंस बीडी 95,500, 95,500, और डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 18,000 जो आपने कैलकुलेट किया था एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 77,500। ये 77,500 फिर से ओपनिंग बैलेंस बनेगा, फिर डेप्रिसिएशन 18,000, क्लोजिंग, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन 18, क्लोजिंग, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग। आखिरी साल में इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी थी 10,000, तो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा 13,500 9 महीने का। अब आते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर डब्ल्यूडीबी पे। यहाँ पे क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसके ऊपर परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, तो पढ़ लेना इसको क्या होता है। और ये इसने शायद पिछली इलिस्ट्रेशन, मशीन वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 19, नहीं न्यू इलिस्ट्रेशन है। एक मशीन खरीदी 2019 में 1 अप्रैल को 15,000 की, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन 1,000, टोटल कितना हो गया 15 और 1 16। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट्स स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ वर्किंग लाइफ विल बी 2,000। बेच देगा इसको 2,000 में, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ही रेट देगा। राइट ऑफ द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 2 years। एसएलएम अज्यूम दैट फाइनेंशियल, अच्छा ये भी आपको एसएलएम से ही करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस एंड एसएलएम दोनों से करना है। तो यहाँ पे पहले हम डिमिनिशिंग से करेंगे। कॉस्ट इसकी 15 और 1 16,000 है। डेबिट साइड में आएगा टू बैंक, क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10%, 1600 माइनस बैलेंस बच रहा है साल के एंड में 14,400, ये 14,400 ओपनिंग बैलेंस बनेगा इस साल का। ठीक, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 14,400 का 10%, 1440, तो निकल के आएगा क्लोजिंग बैलेंस 12,960। ये था आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एसएलएम से नीचे आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। डब्ल्यूडीबी के एडवांटेज और आपका डिसएडवांटेज एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में आ जाते हैं कई बार, दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में जो फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन का, दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट आपको निकालना होता है और फिर यूनिट्स पे आपको चार्ज कर देना होता है। कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स। ये था आपका चैप्टर डेप्रिसिएशन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपका कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग, और इस वाले सेशन को, इस वाले वीडियो को ओवर करेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं आपका कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आप सबको पता है क्या होती है, नहीं पता तो बता देता हूं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। इसका मतलब
अगर आपके बिजनेस में, आपके एंटरप्राइज में, आपके एंटिटी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे भी आप काम करते हो या आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद की है, वहां पे अगर एक नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि सेट ऑफ कंप्यूटर्स एस्टैब्लिश्ड है या फिर इंस्टॉल्ड है जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, उसका मेंटेनेंस होता है, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपाइल किया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी किए जाते हैं, तो इस पूरे सिस्टम को, सेट ऑफ सिस्टम्स को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है। कंप्यूटर information system environment exists when one or more computers of any type or size is or are involved in the processing of any information, whether those computers are operated by entity or by third party। इसका मतलब वो कह रहा है अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में या सेट ऑफ कंप्यूटर्स में प्रोसेस हो रही है, चाहे वो आप खुद प्रोसेस करते हो या किसी थर्ड पार्टी से काम करवाते हो, तो उसको बोला जाता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एनवायरनमेंट विल देयरफॉर हैव द फॉलोइंग सेलिएंट फीचर्स। पहला, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी डन बाय वन और मोर कंप्यूटर्स, तो या तो एक कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो रही है इंफॉर्मेशन की या फिर एक से ज्यादा। दूसरा, द कंप्यूटर्स में बी ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी और एंटिटी और बाय थर्ड पार्टी, खुद कर लो, दूसरे से करा लो। तीसरा, प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय द कंप्यूटर्स डन विद द हेल्प ऑफ वन और मोर कंप्यूटर्स। वो कह रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस हो रही है। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्रिपरेशन है, कंपाइलेशन है, वो भी आपके कंप्यूटर्स की हेल्प से हो रही है। चौथा, a computer software includes any program or routine that performs desired function or set of functions and the documentation required to describe and maintain the program or routine। वो बोल रहा है आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, ऐसी ऐप या ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर एक सेट ऑफ फंक्शंस रूटीन बेस पे परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि टैली या फिर एक्सेल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर द अकाउंटिंग सिस्टम में भी एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, या तो वो खरीदा गया सॉफ्टवेयर होगा जैसे कि पूरा माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम या फिर टैली या फिर एसएपी, और मे बी डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर द बिजनेस, या फिर आप उसको बिजनेस के लिए अलग से डेवलप करवाओगे। एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर में कंसिस्ट ऑफ स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट पैकेज आपके जैसे एक्सेल की स्प्रेडशीट्स होती हैं, गूगल शीट्स होती हैं, और मे बी प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। प्री पैकेज्ड का मतलब क्या होता है, उसके अंदर पहले से ही कुछ सेट ऑफ सिस्टम्स इंस्टॉल्ड होंगे, सेट ऑफ आइटम्स गिवन होंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कोडिंग ऑलरेडी हुई होगी, उसको बोलते हैं प्री पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंस यानी कि पहला तो स्पीड मेंटेन हो जाती है आपकी, तेजी से काम होता है। ऑटोमेटिक करेक्ट बैलेंसिंग ऑफ लेजर, ऑटोमेटिक बैलेंसिंग, उसके बाद टैलीड, ऑटोमेटिक टैलीड ट्रायल बैलेंस को टैली हो जाता है, और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट अपने आप प्रिपेयर होता है, बैलेंस शीट भी ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन का मतलब, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगरी वाइज, यानी कि एक्सपेंसेस को बांट देना। जैसे कि some computerized accounting software support a coded accounting system and some support even a non-coded accounting system। कुछ सॉफ्टवेयर में कोडिंग होती है, कोड का मतलब वो जो आइटम का नाम है, नाम के पीछे कोड दिया होता है ना, जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटीज और आपका एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, कैपिटल, और कुछ में कोडिंग नहीं होती। कोडेड अकाउंटिंग सिस्टम इज मोर कन्वीनियंट वेयर देयर आर न्यूमरस अकाउंट हेड्स एंड द कॉम्प्लेक्सिटी इज हाई। सिंपल सी बात है, बिजनेस अगर कॉम्प्लेक्स है और वहां पे न्यूमरस आइटम्स अवेलेबल हैं, तो उस सिचुएशन में जो कोडिंग वाला सॉफ्टवेयर होगा वही आपकी हेल्प करेगा। It also to some extent reduces the possibility of the same account existing in several names due to spelling mistakes or abbreviations used। तो उससे क्या होता है, आपके जो एब्रिविएशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, कैश रिसीवेबल्स, ये आपके हेडिंग सब हेडिंग के अंदर आ जाते हैं, पढ़ लेना इसको। प्री पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है देख लेते हैं। प्री पैकेज सॉफ्टवेयर का मतलब देयर आर सेवरल प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। प्री पैकेज मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो मार्केट में छोटे और मीडियम साइज के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज होते हैं, उनको बोलते हैं प्री पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। These softwares are easy to use, relatively inexpensive and readily available। एक तो ये आपने खरीदा, इंस्टॉल करा, इस्तेमाल करना चालू, और दूसरा इनएक्सपेंसिव, ज्यादा महंगे नहीं होते और आसान होते हैं इस्तेमाल करने में। इंस्टॉलेशन ऑफ दीज सॉफ्टवेयर सिंपल होता है। उसके बाद वेंडर नॉर्मली प्रोवाइड्स रेगुलर अपडेट्स। वेंडर खुद ही दुकान पे आता है आपकी, बोलता लो हम बताएंगे क्या करना है।
और आपको अपडेट देगा, टेक केयर ऑफ द चेंजेस ऑफ द लॉ एज वेल एज ऐड फीचर्स टू द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। वेंडर का तो काम ही है आपको बताना, तो जो भी कानून में चेंज आएगा, सॉफ्टवेयर में चेंज आएगा, सब आपको बताएगा। उसके बाद दी सॉफ्टवेयर नॉर्मली हैव अ सेक्शन विच प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द कंपनी। उसमें एक सेक्शन होता है जिसमें आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि उसका नाम डाल सकते हो, एड्रेस, फोन नंबर और डिटेल्स ऑफ द कंपनी, जैसे कि वैट का रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर, टैन नंबर, वो सारे सिस्टम में और ऑटोमेटिकली फीड होते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड हैज टू बी सेट बाय इंसर्टिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो आप उसमें 1 अप्रैल डाल दो और 31 मार्च डाल दो, हो गया फाइनेंशियल ईयर सेट। उसके बाद अगला स्टेप इसके अंदर क्या होता है, द नेक्स्ट स्टेप इन द यूज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कुड बी द क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स। अब आपको क्या करना है, अकाउंट्स प्रिपेयर करने। दिस इज डन बाय एडिंग द अकाउंट्स अलॉन्ग विद देयर कोड्स इनटू द मास्टर फाइल्स। ठीक है, आपको क्या करना है, अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और उसके अंदर कोडिंग करनी है। कोड डालने के बाद वो मास्टर फाइल में ट्रांसफर हो जाएंगे। ईच अकाउंट हैज टू बी क्लासिफाइड वेदर इट इज एन एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर टू द सिस्टम। सारे आइटम्स आपको बताने हैं कि ये क्या है, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर और इनकम। द ओपनिंग बैलेंस आर टू बी एंटर, ओपनिंग बैलेंस डाल दो। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग तो नहीं आएगा, क्लोजिंग अपने आप आएगा। कंपनी पैरामीटर्स नीड टू बी सेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सो दैट द अकाउंट्स व्हिच आर कैश, बैंक, सन्ड्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स आर एटसेट्रा नोन टू द सिस्टम। ठीक है, तो कंपनी के पैरामीटर आपको उसमें डालने पड़ेंगे ताकि सब आइटम्स सेट हो जाएं अपने अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद कस्टमर्स नेम्स, एड्रेस, बेसिक डिटेल्स आर आल्सो एंटर इन द कस्टमर्स मास्टर फाइल। कस्टमर की मास्टर फाइल के अंदर कस्टमर की डिटेल डाल दो। उसके बाद सिमिलरली द क्रेडिटर्स डिटेल्स आर एंटर इन द क्रेडिटर मास्टर फाइल। तो क्रेडिटर्स जिससे आपने उधार माल खरीदा है उसकी डिटेल भी आपको इसके अंदर डालनी है। प्रोडक्ट डिटेल्स आर एंटर्ड थ्रू द प्रोडक्ट मास्टर फाइल। Here the unit of measurement and opening stock quantities including the values are provided. तो यूनिट UOM का मतलब होता है जिस यूनिट में आप मेजरमेंट करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर ऑफ ग्लासेस हैं तो वो ग्लासेस क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटी में, ठीक है, नंबर्स में। ऐसे ही जैसे कि अगर आप ऑयल रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऑयल किस में होगा, टन्स में या फिर लीटर्स में। सिस्टम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लाइक द फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज एटसेट्रा आर डिफाइंड इन द प्रोडक्ट मास्टर फाइल। तो आपको जो इन्वेंट्री की हम वैल्यूएशन निकालते हैं ना, स्टॉक की वैल्यूएशन, वो आपको मेथड डिफाइन करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज के हिसाब से। इसके कुछ फायदे होते हैं। पहला, सिंपल बैकअप प्रोसीजर है भाई साहब, सीडी और हार्ड डिस्क में डाल दो बैकअप, सिंपल। सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिपोर्ट फॉर्मेट्स प्रोवाइडेड बाय सम ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। वो कह रहा है इसमें आप इनवॉइस बना सकते हो, चालान डाल सकते हो, जीआरएन, ठीक है, अपने आप इसमें बन जाते हैं। वेरी इफेक्टिव फॉर स्मॉल, छोटे बिजनेस के लिए आपका कारगर होता है। आगे आ जाओ, डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या क्या है। प्री पैकेज सॉफ्टवेयर के कुछ नुकसान होते हैं, कैसे, आगे। एक तो ये आपके बिजनेस की ना, स्पेसिफिक बिजनेस के लिए होता नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक बिजनेस में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को ये सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि ये पहले से ही कोडिंग इसमें हो रखी है ना, तो स्पेसिफिक जो चीजें होंगी आपके बिजनेस की वो इसके अंदर नहीं आ पाएंगी। उसके बाद डज नॉट कवर ऑल फंक्शनल एरिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये प्री पैकेज है, पहले से इसकी पैकेजिंग हो रखी है, पहले से इसमें सारी चीजें इंस्टॉल्ड है। तो जो एडिशनल रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस की होंगी, कुछ फंक्शंस आपके बिजनेस के ऐसे होंगे, जैसे कि गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस होकर फिर उसमें कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड हो रही है, कुछ तो हो रहा है, वो सारे फंक्शंस इसके अंदर कवर नहीं होंगे, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस। कस्टमाइजेशन में नॉट बी पॉसिबल, इट इज नॉट सफिशिएंट टू सर्व द पर्पस। यार प्री पैकेज है तो आप उसको कस्टमाइज नहीं कर, चेंज नहीं कर सकते, ठीक। उसके बाद रिपोर्ट जनरेटेड, अब इसमें ना सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल आपके पास नहीं होंगी, क्योंकि सारे फंक्शंस आपने परफॉर्म करे ही नहीं है, तो सारी रिपोर्ट्स कैसे अवेलेबल हो जाएंगी। लैक ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब, क्योंकि क्या बता रहा था मैं, हाँ, सिक्योरिटी जनरली मिसिंग इन अ प्री पैकेज अकाउंटिंग पैकेज सिंस एनी पर्सन कैन व्यू डेटा ऑफ ऑल कंपनीज विद कॉमन एक्सेस। इसमें ना कॉमन एक्सेस पासवर्ड होता है, तो वो यार अगर वो किसी को पता लग गया तो आपकी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, ठीक। आगे, कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ प्री पैकेज सॉफ्टवेयर, वो कह रहा है अगर आपको प्री पैकेज सॉफ्टवेयर खरीदना है तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। पहला, फर्स्ट, फुलफिलमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। आप ये देखो, परचेजर शुड एंश्योर, क्या देखना है आपको, दैट द अवेलेबल सॉफ्टवेयर मीट्स ऑल द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, आपके बिजनेस की सारी जरूरतें पूरी हो रही है कि नहीं। कंप्लीटनेस ऑफ रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स आप प्रिपेयर कर पाओगे या नहीं। ईज ऑफ यूज, आसान होनी चाहिए इस्तेमाल करने में, और वो कॉस्ट, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आते हैं आपके कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे। कस्टमाइज्ड, नाम से पता लग रहा है कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। It is a software is one which is developed on the basis of specific requirements of the organization. तो वो कह रहा है आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। आप खुद बताते हो भाई इसमें क्या क्या डालना है तुझे।
Feasibility study is first made before the decision to develop software is made. The life cycle of customized accounting software begins with the organization providing the user requirements. Organization सबसे पहले अपनी requirement बताएगी कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है. बस उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप होगा. Based on these user requirement, the system analyst prepares a requirement specification which is given for approval by the user management. वो बोल रहा है जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले जो इंजीनियर्स हैं उनके यूजर मैनेजमेंट होता है, तो वो यूजर मैनेजमेंट क्या करेगा, आपसे रिक्वायरमेंट लेके वो नोट करेगा और उसके बाद वो उसका एनालिसिस करने के बाद सॉफ्टवेयर रेडी होगा. वंस द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज अप्रूव्ड, वहां से अप्रूवल आएगा, डिजाइनिंग प्रोसेस बिगिंस. उसके बाद इंजीनियर चालू, रात को बैठेंगे 3-3 बजे तक, आपका सॉफ्टवेयर तैयार. डेवलपमेंट होगा, फिर टेस्टिंग होगी कि सही काम कर रहा है कि नहीं, एंड इंप्लीमेंटेशन आर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. तो ये पूरा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है. यानी कि पहले एक फिजिबिलिटी स्टडी होगी, ठीक है. स्टडी करने के बाद यूजर रिक्वायरमेंट उसको बताई जाएंगी सामने वाली कंपनी को. यूजर रिक्वायरमेंट वहां पे भेजी जाएंगी जो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले लोग होंगे और वो उसको प्रोसेस करेंगे, अप्रूव करेंगे. अप्रूवल मिलने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, फिर डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग और फिर आपका इंप्लीमेंटेशन. बात खत्म. आगे एडवांटेजेस ऑफ अ कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग प्री पैकेज. वो कह रहा है इसके फायदे क्या है. फायदा बहुत है. सारे फंक्शनल एरिया कवर हो जाते हैं जो प्री पैकेज में कवर नहीं हो पाते, वो भी कवर हो जाते हैं. इनपुट स्क्रीन्स कैन बी टेलर मेड टू मैच द इनपुट डॉक्यूमेंट्स फॉर ईज ऑफ डेटा एंट्री. डेटा एंट्री के लिए जो इनपुट आप उसमें पुट कर रहे हो तो उसमें इनपुट स्क्रीन टेलर मेड का मतलब बिल्कुल आपके तरीके से डेवलप होंगी जैसे आपको पुट करना है. इट प्रोवाइड्स मैनी एमआईएस रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं इसको. तो बोल रहा है एमआईएस रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होंगी जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है. इट कैन सुटेबली मैच विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. वो बोल रहा है कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये पूरा मैच करेगा. इट फैसिलिटेट्स द यूज ऑफ बारकोड स्कैनर्स एज इनपुट डिवाइसेस सूटेबल फॉर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन. वो कह रहा है इसमें बारकोड की फैसिलिटी होती है, स्कैन करो और पेटीएम करो. आगे हाँ, उसके बाद क्या है टॉपिक, हाँ सॉरी, डिसएडवांटेजेस. इसके नुकसान क्या है. नुकसान देखो ज्यादा होता नहीं है बट फिर भी कुछ नुकसान तो है. रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस आर इनकम्प्लीट और एम्बिगुअस रिजल्टिंग इन अ डिफेक्टिव इनकम्प्लीट सिस्टम. वो कह रहा है अगर आपने उसको स्पेसिफिकेशन ढंग से नहीं दी तो और एक बार सॉफ्टवेयर बन गया फिर क्या होगा, नमस्ते. दूसरा, बग्स में रिमेन इन द सॉफ्टवेयर बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट टेस्टिंग. ओहो, पार्ट सामने उन्होंने टेस्ट ना किया ज्यादा तो टेस्टिंग सही से नहीं हुई तो उसमें बग्स आने के चांसेस रहते हैं. डॉक्यूमेंटेशन में नॉट बी कंप्लीट. Frequent changes made to the system with inadequate change management procedure may result in a system compromise. वो बोल रहा है अगर उसमें चेंज मैनेजमेंट का प्रोसीजर नहीं डाला गया इसका मतलब कस्टमाइजेशन को दोबारा कस्टमाइज ना किया जा सके, ऐसा नहीं होना चाहिए. भाई अगर सॉफ्टवेयर में कुछ बग आ गया, कुछ रिपोर्ट गलत हो गई तो उसको उसमें चेंज का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए. वेंडर मे नॉट बी अनविलिंग टू गिव सपोर्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर ड्यू टू अदर कमिटमेंट्स. वो कह रहा है उसको बाकी सॉफ्टवेयर भी तो बनाने हैं दूसरे कंपनीज के लिए, तो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, दूसरे के कमिटमेंट की वजह से सपोर्ट नहीं कर पाएगा. वेंडर मे नॉट बी विलिंग टू पार्ट विद द सोर्स कोड और एंटर इनटू एन एस्क्रो एग्रीमेंट. वो कह रहा है जो वेंडर है वो सोर्स कोड यानी कि एस्क्रो एग्रीमेंट नहीं कर पाएगा. एस्क्रो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बता देता हूं. एस्क्रो बेसिकली एक वो अकाउंट होता है जिसके लिए अलग से, यानी कि अगर मैं आपसे कोई काम करवा रहा हूं और मैंने अलग से उसके लिए अकाउंट खोल रखा है, इसका मतलब जो वेंडर है वो आपके लिए अलग से अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा. भले ही आपका जो सॉफ्टवेयर था वो प्री पैकेज नहीं था, कस्टमाइज था, वेंडर ने आपके लिए बनाया है, लेकिन अलग से वो एग्रीमेंट नहीं करेगा उसके लिए. इसका मतलब वो आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हो सकता. कंट्रोल मेजरमेंट में भी इनएडिक्वेट. कंट्रोल मेजर्स में भी इनएडिक्वेट. वो बोल रहा है क्योंकि ये कस्टमाइज्ड है तो इसका जो कंट्रोल है वो पूरा नहीं होगा. भाई प्री पैकेज को आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री पैकेज है, उसकी सिक्योरिटी पहले ही चेक हो चुकी है. देयर मे बी डिले इन कंप्लीशन ऑफ द सॉफ्टवेयर ड्यू टू प्रॉब्लम्स विद द वेंडर और इनएडिक्वेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. भाई अगर आपने स्पेसिफिकेशन दी, सामने वाली पार्टी उसको डिले कर रही है तो डिलीवरी में द चॉइस ऑफ कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग पैकेज इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द वेंडर प्रपोजल. वो बोल रहा है वेंडर के प्रपोजल के हिसाब से उसका इवैल्यूएशन होगा. प्रपोजल आर इवैल्यूएटेड एज टू द सुटेबिलिटी, कंप्लीटनेस, कॉस्ट, वेंडर प्रपोजल. भाई आपको वेंडर के प्रपोजल को भी तो देखना है कि क्या कह रहा है वो.
जनरली प्रेफरेंस इज गिवन टू द वेंडर वन हैज अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द डिलीवरेबल्स। वो कह रहा है आप उस वेंडर को पकड़ो जिसने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पहले ही मार्केट में कई सारे डिलीवर कर रखे हो। तो ये था आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये कर लेना। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, स्टेट द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ प्री पैकेज ये भी कर चुके हो। एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लेना। ठीक है, तो ये था आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।